हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। देखो, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर और सेकंड चैप्टर का नाम है हमारा प्रवास यानी कि माइग्रेशन। अब प्रवास का मतलब क्या है? देखो, किसी जगह पे हम रहते हैं तो उसे हम वास कहते हैं। जैसे हम अपने घर को भी क्या बोलते हैं? आवास। ठीक है, तो जहाँ पे भी हम रहें वो है हमारा वास, यानी कि हम वहाँ पे रहते हैं। अब इसके आगे लिखा हुआ है परवास। पर का मतलब क्या है? जब हम किसी दूसरी जगह पे जाके रहें। तो प्रवास का मतलब क्या हुआ? जब हम अपने एरिया को छोड़ के कहीं दूसरी जगह जाकर रहने लगे तो वो कहलाता है प्रवास। इंग्लिश में बोलते हैं इसे माइग्रेशन। जब हम किसी एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हैं तो उसे कहा जाता है माइग्रेशन, हिंदी में बोलते हैं प्रवास। बहुत सारे रीज़न होते हैं माइग्रेट करने के। देखो, आप सभी को पता होगा कि जो जॉब होती हैं, जॉब में भी माइग्रेशन हो सकती है। जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं वो कहीं पे जॉब करते हैं और उनका ट्रांसफ़र किसी दूसरी सिटी में हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? वो एरिया छोड़ के दूसरी सिटी में ट्रांसफ़र लेना पड़ेगा। यानी कि आप एक जगह छोड़ के दूसरी जगह क्या कर रहे हो? माइग्रेट कर रहे हो, प्रवास कर रहे हो। अगर देखो, आप अब 12th के बाद कहीं पे पढ़ने जाओ किसी और सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में, तो आप क्या करोगे? माइग्रेट करोगे ना। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं ना माइग्रेट करने के। हम एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? क्योंकि उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम रीज़न क्या है माइग्रेट करने के वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के लोग पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे बस गए हैं वो भी पढ़ेंगे। मेनली हमें इस चैप्टर में प्रवास के बारे में ही पढ़ना है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, कहाँ कहाँ पे लोग गए हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है कि भारतीय लोग जो हैं वो पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे मेनली फैले हुए हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय लोगों का विश्व में प्रसार, यानी कि इंडिया के लोग कहाँ कहाँ पे फैले हुए हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंडियन डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब है कि आप अलग किस किस एरिया में इंडियन लोग हैं। ठीक, तो अब देखो, सबसे पहला हम बात करेंगे टाइम के हिसाब से कि किस टाइम पे किस तरीके के लोग भारत छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में गए। सबसे पहले आप बात कर लो जब दौर हुआ करता था उपनिवेशवाद का, यानी कि जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था। उपनिवेशवाद का मतलब होता है जब कोई भी पावरफुल देश किसी छोटे देश को अपना गुलाम बना ले। आप सभी को पता है भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जिन्होंने बाकी दुनिया में भी बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया। एक तो यही थे अंग्रेज, आप सभी को पता है कि इंग्लैंड वाले। उसके अलावा पुर्तगाल भी एक देश था, उन्होंने भी पूरी दुनिया में रूल किया है। हमारे देश के गोवा पर भी उनका कंट्रोल था। उसके अलावा फ्रांस था, जर्मनी था, ठीक है, स्पेन था, नीदरलैंड था। ये वो देश है जिन्होंने उपनिवेशवाद के टाइम पे पूरी दुनिया में अपना रूल फैलाया और ये अलग अलग कोने में व्यापार करते थे। ठीक है, और अलग अलग जगह पे इनका कब्जा भी था। अब अलग अलग जगह पर जब इनका कब्जा था तो जिस जिस जगह पर इनका कब्जा हुआ करता था वहाँ की जनता भी तो इधर उधर इन्होंने फैलाई होगी, लोगों का भी तो प्रवास हुआ होगा। लोग भी एक जगह छोड़ के दूसरी जगह गए होंगे, कोई काम धंधे की तलाश में, किसी को ये लेकर गए होंगे, है ना? ऐसा हुआ ना। तो भारत की बात करते हैं हम, सिर्फ पूरी दुनिया के तो हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम। तो भारत की बात करेंगे सिर्फ हम। तो सबसे पहली बात करेंगे अंग्रेजों की, यानी कि ब्रिटिश की, जिनका हमारे ऊपर रूल था। तो अंग्रेजों की वजह से हमारे यहाँ की जनता कहाँ पे ट्रांसफ़र हुई? देखो, अंग्रेजों का जो व्यापार था मेनली वो इंडिया, अफ्रीका और यूरोप, इन तीनों जगहों पे चलता था। तो यूरोप में तो वो सारी चीज़ें बेचते थे, यहाँ से सारा कच्चा माल लेके जाते थे। तो जो भी प्रोडक्शन का काम था वो इन्हीं जगह पे होता था और यहाँ पे मज़दूरों की ज़रूरत थी, इंडिया में भी और अफ्रीका में भी। तो कुछ ऐसी जगह आपको याद रखनी है जहाँ भारत से लोग अंग्रेज़ लेकर गए काम करने के लिए। सबसे पहला अफ्रीका। अफ्रीका में लोगों को ले जाया गया इंडिया से। तो अफ्रीका में अगर आप जाओगे तो आपको इंडियन लोग वहाँ पे मिलेंगे। हम यही पढ़ रहे थे ना कि इंडियन लोगों ने कहाँ कहाँ पे प्रवास किया, हम पढ़ रहे हैं टाइम के हिसाब से। तो पहली वेव कौन सी है? अंग्रेज़ों के टाइम वाली, ठीक है, जिस टाइम पे उपनिवेशवाद हुआ करता था। तो अंग्रेज़ ले लेकर कहाँ पे गए? एक तो अफ्रीका में, अफ्रीका के साथ में ही एक आइलैंड है जिसे बोलते हैं मॉरिशस, मॉरिशस में। उसके अलावा फिजी नाम का एक आइलैंड है वहाँ पे, और कैरेबियन आइलैंड्स जो हैं, इन जगहों पे भारतीय मज़दूरों को ले जाया गया काम करने के लिए दूसरे देश में। यूपी और बिहार से मेनली मज़दूर इन एरिया में गए। ठीक है, आपको याद रखना है अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी और कैरेबियन आइलैंड्स अंग्रेज़ लेकर गए हैं यहाँ से लोगों को। ठीक है, यूपी बिहार वाले एरिया से बहुत सारे मज़दूरों को वहाँ पे भेजा गया। ठीक है, फिर आज के टाइम पे भी वो मज़दूर, उनके जो पीढ़ी हैं वहीं पे सेटल हैं। ठीक है, वहीं पे उनकी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती चली गई तो वो उसी देश के होकर रह गए। तो बहुत सारे इंडियन लोग जो हैं पूरी दुनिया में कोने कोने में फैले हुए हैं।
तो आपको पता चला कि बहुत पुराने टाइम से ये चीज़ें चल रही हैं। अंग्रेज लेकर गए। उसके अलावा देखो सिर्फ अंग्रेजों का ही रूल नहीं था भारत पे, फ्रेंच लोग भी थे यहाँ पे, पुर्तगाली लोग भी थे यहाँ पे। जिस जगह पे जिस भी देश का रूल था उन्होंने उसी एरिया से लोगों को मजदूर बना बना के दूसरे एरिया में भेजा। अब फ्रेंच लोग देखो कहाँ कहाँ पे लेके गए। सबसे पहले तो गुआडोलिप नाम की जगह थी, वहाँ पे लेके गए। सूरीनाम नाम का आइलैंड था, वहाँ पे लेके गए। और रीयूनियन आइलैंड था, वहाँ पे लेके गए। तो फ्रांस वाले लोग यहाँ के मजदूरों को वहाँ इन 3 आइलैंड पर लेकर गए। आज वहाँ पे इंडियन लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, तो 2 हमने पढ़े, दोनों याद रखना। आपको ये याद रखना है किस विदेशी ताकत ने, किस फॉरेन पावर ने कहाँ पे भारतीयों को फैलाया। तो हमने 2 पढ़े अब तक। एक तो ब्रिटिश ने फैलाया कहाँ कहाँ पे, फिजी में, कैरेबियन आइलैंड्स में, अफ्रीका में, मॉरिशस में, क्योंकि उन अंग्रेजों का व्यापार उसी एरिया में था, वहीं पर उनके फार्म थे, जैसे चाय के, कॉफ़ी के, उन प्लांटेशन थी उनकी बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। इसीलिए यहाँ से यूपी से, बिहार से वो मज़दूरों को उठा उठा के वहाँ पर लेकर गए। उसके बाद ऐसा ही फ्रांस वालों ने किया, वो गुआडोलिप नाम की जगह पे, सूरीनाम आइलैंड पे, उसके अलावा रीयूनियन आइलैंड में यहाँ से लोगों को लेकर गए। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया डच लोग भी थे जिनका यहाँ पे रूल था। नीदरलैंड के जो लोगों ने, डच बोला जाता है, तो नीदरलैंड वाले कह लो आप या डच बोल लो, तो डच लोग भी यहाँ से लोगों को लेकर गए। जहाँ पर उन डच लोगों की काम करने की जगह थी, उनकी फैक्ट्रीज थी या उनके जो बड़े बड़े फार्म्स थे जहाँ पे एग्रीकल्चर होता था, तो वहाँ पे यहाँ से लोगों को लेकर गए। तो डच लोग थे यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे पुर्तगाली लोग थे, यानी कि पुर्तगीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। तो पुर्तगाल के जो लोग थे उनका भी रूल था यहाँ पे गोवा वाली साइड में। तो गोवा, दमन, दीव, इस वाले एरिया से इंडियन लोगों को भेजा गया मेनली 2 जगह पे। किन के द्वारा? डच लोगों के द्वारा और पुर्तगालियों के द्वारा। मोजाम्बिक और अंगोला, इन जगहों पे इंडियन लोग गए डच और पुर्तगालियों के रूल में, क्योंकि इनके जो बागान वगैरह थे जहाँ पे काम करवाना होता था इन्हें, वो मेनली अंगोला और मोजाम्बिक नाम की जगहों पे थे। अंगोला और मोजाम्बिक में यहाँ से गोवा, दमन, दीव, इस वाले एरिया से जो इंडियन पॉपुलेशन थी वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई। तो 3 हमने मेनली अभी पढ़े हैं। पहला है अंग्रेज़ों की वजह से जो ट्रांसफ़र हुई, दूसरा हमने पढ़ा फ्रांस वाले लोगों की वजह से जो ट्रांसफ़र हुई, तीसरा हमने पढ़ा डच और पुर्तगालियों की वजह से गोवा वाले एरिया के लोग कहाँ पहुँच गए, मोजाम्बिक और अंगोला नाम की जगह पे पहुँच गए। तो ऐसे अलग अलग एरिया में इंडियन पॉपुलेशन फैली। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट फेज़ आज़ादी से पहले का, जब तक हम गुलाम थे। तो जब तक हम गुलाम थे उस टाइम पे भी इंडियन पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में गई। अब आता है हमारा दूसरा फेज़ आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद लोग कहाँ कहाँ पे गए? जब हम आज़ाद हुए उसके बाद मेनली जो हमारी ये सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, ये वाली कंट्रीज़ है जो एशिया के ईस्ट में पड़ती हैं, ये कंट्रीज़ नई नई डेवलप हो रही थी। इन्होंने बहुत तगड़े तरीके से टेक्नोलॉजी को बढ़ाया था। ठीक है, हर चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही थी, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी। तो यहाँ पे वर्कर्स की बहुत ज़रूरत थी। तो काम की तलाश में मेनली जो क्राफ्ट वाले वर्क होते हैं या बिज़नेस करने के लिए यहाँ से लोग इन कंट्रीज़ में गए। ठीक है, लेबर के रूप में, जैसे सिंगापुर में आपने देखा होगा बहुत सारे इंडियन हैं। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सभी कंट्रीज़ में आज़ादी के बाद भारत से बहुत सारे लोग जाने लगे। क्यों जाने लगे? बिज़नेस के लिए, उसके अलावा लेबरिंग वर्क के लिए, काम धंधों की तलाश में, और हैंडीक्राफ्ट्स वाले काम करने के लिए मेनली। ठीक है, तो 2 हमने वेव पढ़ी। पहली वेव है आज़ादी से पहले, जब विदेशी ताकत हमें यहाँ से उठा कर ले गई अलग अलग काम करवाने के लिए। ठीक है, अंग्रेज़ हमें बहुत सारी जगह पे लेकर गए, अफ्रीका, मॉरिशस, कैरेबियन, फिजी, ये कुछ मेन जगह हैं जहाँ पे आज बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन है। उसके अलावा दूसरा फेज़ आया फ्रेंच लोगों का। फ्रेंच लोगों ने क्या किया, वो भी हमें अलग अलग जगह पे लेके गए। ऐसे ही डच और पुर्तगाली लोग हमें अलग अलग जगह पे लेकर गए। तो इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में फैली ना। तो वही हम पढ़ रहे हैं कि इंडियन डायस्पोरा यानी इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पे है। पहले फेज़ में तो जिनका हमारे ऊपर रूल था उनकी वजह से हमारी पॉपुलेशन फैली। जब हम आज़ाद हो गए उसके बाद काम धंधों की तलाश में ये जो एशिया की ईस्ट वाली साइड है यहाँ पे हमारी पॉपुलेशन फैली। ठीक, उसके बाद आया तीसरा फेज़ यानी कि जो मॉडर्न टाइम है, जिसमें कि लोग पढ़ने लिखने के लिए इंडिया छोड़कर दूसरे देशों में जाने लगे। तो अब तीसरा फेज़ जो है वो अब भी चल रहा है। आप देखते हो हमारे यहाँ से अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इन जगहों पे बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं। रशिया में भी बहुत सारे लोग पढ़ने जाते हैं। तो एजुकेशन जब आई इंडिया में 70s के बाद की बात है। ठीक है, तो 70s, 80s, 90s, अब जो टाइम चल रहा है इस टाइम पे एजुकेशन मेन पर्पज़ है दूसरे देशों में जाने के लिए।
ठीक है, या अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए दूसरे देशों में लोग ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो हर टाइम पे वजह बदली है लोगों की एक जगह से दूसरी जगह जाने की, ठीक है, हर सिचुएशन अलग थी। पहली बार भारत के लोग देश छोड़ छोड़ कर इस वजह से गए थे क्योंकि विदेशी ताकत जिनका रूल हुआ करता था हमारे ऊपर, वो हमें लेकर गए थे। दूसरी वेव में लोग काम धंधे ढूंढने के लिए गए थे, और तीसरी वेव में काम धंधों के साथ साथ लोग एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और अच्छी लाइफस्टाइल के लिए दूसरे देशों में जा रहे हैं। जैसे अब अमेरिका, कनाडा, यहाँ पे कितने सारे इंडियंस। ये मेन 3 वेव्स थी जिनमें भारत की पॉपुलेशन ट्रांसफ़र हुई है दूसरे देशों में, ठीक है। तो अच्छे से तीनों वेव्स को याद रखना। ये याद रखना कि इनका टाइम पीरियड क्या है। देखो, पहली वेव क्या है, आज़ादी से पहले, दूसरी वेव क्या है, आज़ादी के बाद, और तीसरी वेव क्या है, मॉडर्न टाइम। 80s के बाद का, 90s के बाद का जो टाइम है वो मॉडर्न टाइम है। और इन तीनों वेव्स में अंतर क्या है, पहली वेव में जो जनता गई है एक जगह से दूसरी जगह है, उन्हें ज़बरदस्ती ले जाया गया है या काम करवाने के लिए ले जाया गया है। दूसरे वाले में लोग खुद काम ढूंढने गए हैं, और तीसरी वाली में काम ढूंढने के साथ साथ अच्छी लाइफस्टाइल और एजुकेशन पर्पज़ के लिए हमारे यहाँ के बच्चे जो है दूसरी जगह पे जाते हैं। समझ गए। तो 3 वेव हैं हमारी पॉपुलेशन के ट्रांसफ़र होने की या माइग्रेट करने की। आज आप देखते हो ना कि बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन इंजीनियर्स कहाँ पे हैं, अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में, यूरोप जैसे देशों में बैठे हुए हैं। सुंदर पिचाई का आप सभी को पता है, वो एक इंडियन है, पर वो कहाँ पे आज जॉब कर रहे हैं, अमेरिका में जॉब कर रहे हैं। ऐसे ही हज़ारों लाखों डॉक्टर हमारे जो हैं बेस्ट यहाँ के डॉक्टर बिल्कुल, वो कहाँ पे हैं, अमेरिका में हैं, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ में वो बहुत सारे लोग रहते हैं, लाइफस्टाइल थोड़ा अच्छा है, ज़्यादा इनकम होती है, उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इसीलिए वो इंडिया छोड़ छोड़ कर वहाँ पर अब नौकरी वगैरह करते हैं। तो बहुत सारी जनता जो है हमारे यहाँ की, वो कहाँ पर गई, विदेशों में गई। थर्ड वेव में आप याद रखना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे लोग, ठीक है, नौकरी पेशे करने वाले लोग अधिकतर गए हैं दूसरे देशों में। सेकंड वेव में क्या था, काम धंधे ढूंढने वाले लोग अधिक गए थे, और फर्स्ट वेव में मजदूर लोग अधिकतर गए थे, ठीक है। तो 3 वेव हैं, तीनों का समय अलग अलग है। पहला है जब तक हम आज़ाद नहीं हुए थे, दूसरा है आज़ादी के बाद, और तीसरा है मॉडर्न टाइम। ये जो प्रवास है, प्रवास के 2 टाइप होते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक तो आप अगर अपने ही देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हो, तो वो क्या है, आंतरिक प्रवास, यानी इंटरनली आप प्रवास कर रहे हो। इंटरनल माइग्रेशन यानी आपने मान लो राजस्थान छोड़ के आप दिल्ली में शिफ्ट हो गए, यूपी छोड़ के आप दिल्ली में आ गए, दिल्ली छोड़ के आप मुंबई चले गए, तो वो क्या है, एक देश के ही अंदर तो आप एक जगह से दूसरी जगह रहने जा रहे हो। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब इंटरनेशनल का मतलब क्या है, इंडिया छोड़ के आप अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, यानी दूसरे देश में चले गए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। 2 टाइप होते हैं प्रवास के, एक है आंतरिक और एक है अंतर्राष्ट्रीय। आंतरिक मतलब इंटरनल, अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल। तो इंटरनल में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना, अंतर्राष्ट्रीय में एक देश से दूसरे देश में जाना। अभी हमने बात करी थी ना अंतर्राष्ट्रीय की, तो कि इंडिया के लोग कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इंडिया के लोग दुनिया के हर कोने में रहते हैं, अफ्रीका में भी रहते हैं, यूरोप में भी रहते हैं। अब आप एक बार देश देख लो कि भारत के लोग दुनिया के किन किन देशों में फैले हुए हैं। देखो, फर्स्ट वेव मैंने आपको बताई थी कि अंग्रेज़ हमें लेकर गए अफ्रीका में, मॉरिशस में, फिजी में, कैरेबियन में, तो वहाँ पे फैले हुए हैं हम। उसके अलावा फ्रेंच लोग भी हमें उस अफ्रीका वाली साइड लेकर गए, यूरोप वाली साइड लेकर गए। उसके बाद डच और पुर्तगाली लोग भी हमें अपने बागानों में लेकर गए। तो हमें ये पता चल गया कि हम यूरोप में फैल गए और अफ्रीका में फैल गए आज़ादी से पहले ही, ठीक है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया की तरफ हम फैले सेकंड वेव में, जब हम आज़ाद हुए थे 90s, 50s, 60s, इस समय पे। उसके बाद आई थर्ड वेव, जब एजुकेशन बढ़ी। अब एजुकेशन बढ़ी और नई नई नौकरियों की तलाश में लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स जो है इंडिया छोड़ने लगे, तो वो आया टाइम 70s का, 80s का, 90s का और अब तक का, ठीक। तो इस मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ, हम मेनली अमेरिका, कनाडा, यूरोप, इन कंट्रीज़ में गए, ठीक। तो इंडिया के लोग आज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, एशिया तो है ही हमारा, ठीक है। और हम एशिया के भी साउथ ईस्ट पार्ट में फैले हुए हैं, ठीक है। तो जापान तक हम लोग आज फैले हुए हैं। तो इंडिया की पॉपुलेशन पूरी दुनिया में लगभग हर देश में है, कोरिया हो, चाहे जापान हो, चाहे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, ये वाली कंट्रीज़ हो पूरी,
रशियन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे इंडियन बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। आपने अभी जो यूक्रेन वाली लड़ाई हुई इसमें भी देखा होगा कि कितने इंडियन बच्चे जो है वापस उनको भारत आना पड़ा, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। तो आज दुनिया के हर एक कोने में इंडियंस फैले हुए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तो हमने पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है। अब देख लो आप आंतरिक प्रवास क्या है, यानी कि एक देश के अंदर ही कितने टाइप से प्रवास हो सकता है। देखो मेनली 4 टाइप से एक देश के अंदर ही प्रवास होता है। सबसे पहला टाइप गांव से गांव में, यानी कि विलेज टू विलेज। अब विलेज टू विलेज बहुत कम होता है, आप सभी को पता। मान लो आप एक गांव में रहते हो, तो आप उस गांव को छोड़ के क्यों जाओगे। तो मेनली जो मेल पॉपुलेशन यानी जो पुरुष हैं वो एक गांव से दूसरे गांव में बहुत कम ट्रांसफ़र करते हैं। तो पहले वाला हमने क्या पढ़ रहे हैं, गांव से गांव। पर जो फीमेल हैं उनका अगर हम डाटा निकालें तो फीमेल का ट्रांसफ़र होता है गांव टू गांव। अब कैसे होता है, बिल्कुल सिंपल है भाई। अगर शादी होगी किसी लड़की की तो वो एक गांव से दूसरे गांव में जाती है। तो यही है ये बात कि जो प्रवास है उसमें महिला जो है यानी कि जो फीमेल हैं उनका ट्रांसफ़र होता है गांव से गांव, क्योंकि एक गांव की लड़की की शादी हुई दूसरे गांव में, तो क्या होता है उस लड़की को वो गांव छोड़ के जाना पड़ता है, तो ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ का, ठीक है। तो जितनी भी गांव की लड़कियां थी उन सभी की शादी होगी और वो किसी और गांव में चली जाएंगी। तो पहला टाइप हमने पढ़ा है आंतरिक में गांव टू गांव यानी विलेज टू विलेजेस। तो विलेज टू विलेजेस में मेल की पॉपुलेशन बहुत ही कम है और फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है। फीमेल ज़्यादा इधर से उधर माइग्रेट करती हैं गाँवों में, ठीक। अब दूसरा टाइप है हमारा गाँव से शहर यानी विलेज टू सिटी। अब विलेज टू सिटी में आदमी ज़्यादा माइग्रेट करते, यानी जो फीमेल हैं वो घर पे रहती हैं और जो मेल हैं वो ज़्यादा शहरों में जाते हैं। क्यों ऐसा, देखो यूपी, बिहार, एमपी इस एरिया से लोग दिल्ली में काम करने आते हैं। दिल्ली के लोग भी यहाँ से किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करने जाते हैं। आजकल तो फीमेल भी जो हैं वो काम कर रही हैं, पर अगर आप रेशो देखो तो आज के टाइम पे इंडिया में फ़ीमेल अब भी घरों में ही रहती हैं और अधिकतर मेल जो हैं वो बाहर जाते हैं काम करने के लिए। तो यूपी बिहार से आप देखते हो ना, अधिकतर मेल आते हैं पहले काम करने के लिए। तो आर्थिक अवसरों की तलाश में, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में, यानी नौकरी के लिए, काम धंधों के लिए पुरुष लोग अपने गाँवों को छोड़ कर कहाँ पे आते हैं, शहरों में आते हैं। तो दूसरा टाइप क्या है हमारा, गांव से शहर में आना। और इसमें कौन सी पॉपुलेशन मेनली आती है, मेल जो होते हैं वो आते हैं। और पहला क्या था, गांव से गांव में, उसमें मेनली फीमेल का ट्रांसफ़र होता है। तीसरा है हमारा सिटी टू सिटी, नगर से नगर। अब सभी को पता है या तो एजुकेशन के लिए या नौकरी के लिए या अच्छे अवसरों के लिए, ठीक है, आप किसी सिटी को चेंज करते हो। अगर आप मान लो नौकरी में हो और आपका ट्रांसफ़र हो जाए किसी सिटी में तो आपको शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो भी क्या होता है, लोग इधर से उधर चले जाते हैं। दिल्ली से टच जो हरियाणा वाला हिस्सा है वहाँ के बहुत सारे लोग दिल्ली में आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जयपुर के आसपास जो राजस्थान वाला एरिया है उस आसपास के गाँवों से लोग जयपुर में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो ऐसे ही हर एरिया में सिटी जो होती है उसकी तरफ लोग भागते हैं। तीसरा टाइप है हमारा नगर से नगर यानी सिटी टू सिटी। अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाए किसी दूसरी सिटी में तो आप जाओगे वहाँ पे, या आप अच्छी एजुकेशन के लिए वहाँ पे जाओगे। मान लो कोई चीज़ है वो मुंबई सिटी में नहीं है और दिल्ली में उसकी यूनिवर्सिटी है, तो मुंबई के बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए या काम धंधों के लिए लोग शहर से शहर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फोर्थ टाइप है हमारा माइग्रेट करने का, शहर से वापस गाँव। अब शहर से वापस गांव ये बहुत कम होती है चीज़, पर ये माइग्रेशन भी होता है, ठीक है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शहर से वापस गांव जाते हैं। तो मेनली हमारा जो सेकंड वाला था वही सबसे मेन था कि गांव से नगर में जाना, यानी कि विलेज से सिटी में जाना। अधिकतर इसी टाइप का माइग्रेशन होता है। लोग अपने गाँवों को छोड़कर सिटीज़ में जा रहे हैं क्योंकि काम धंधों की तलाश में, नए नए चीज़ों की तलाश में, एजुकेशन के लिए, बहुत सारी फैसिलिटीज़ के लिए लोग अपने गाँवों को छोड़कर शहरों में जाते हैं। तो 4 टाइप हमने पढ़े। गांव से गांव, इसमें मेनली फीमेल होती हैं क्योंकि शादी वगैरह के चक्कर में वो एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करती हैं। दूसरा क्या है, गांव से शहर में, ये बिल्कुल कॉमन है और यही सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो ट्रांसफ़र होती है वो इसी टाइप से होती है। गाँव के लोग शहरों में जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। तीसरा है हमारा शहर से शहर, वो क्या है, अपनी नौकरी वगैरह के चक्कर में ही लोगों को शहर से शहर चेंज करना पड़ जाता है कई बार। फोर्थ है हमारा सिटी से वापस गांव, ये वाला जो है ये बहुत कम होता है, कुछ ही लोग हैं जो कि ट्रांसफ़र मारते हैं वापस गाँव में, ठीक। तो ये थे 4 टाइप माइग्रेशन के यानी कि प्रवास के। और कौन से वाले प्रवास के, आंतरिक प्रवास के। 2 टाइप के प्रवास होते हैं, एक आंतरिक
और एक अंतर्राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय में जब आप देश को छोड़ जाओ और आंतरिक में जब आप अपने स्टेट को छोड़ जाओ, अपनी सिटी को छोड़ जाओ। ठीक, तो अगर दिल्ली का आदमी मुंबई में चला गया तो वो क्या है, आंतरिक है। अगर दिल्ली का आदमी अमेरिका में चला गया तो वो अंतर्राष्ट्रीय है, इंटरनेशनल है। तो ये होते हैं माइग्रेशन के टाइप्स। अब हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे थे तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया के वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग प्रवास करते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बाहरी लोग आते हैं। देखो, सबसे पहला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र, जो कि नंबर 1 पे आता है, यानी कि दूसरे एरिया से जो लोग आते हैं वो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आते हैं। अब महाराष्ट्र में आप सभी को पता है मुंबई है। अब मुंबई ही ऐसी जगह है जहाँ पे बॉलीवुड भी है और काम धंधे भी बहुत सारे हैं। तो काम धंधों की तलाश में बहुत सारे लोग पूरे भारत के कोने कोने से आते हैं काम के लिए। तो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे आते हैं, मुंबई में आते हैं। मुंबई सिटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र स्टेट में। इसीलिए अगर आपसे पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ पे आते हैं तो आप क्या आंसर दोगे, महाराष्ट्र ऑप्शन में हो तो महाराष्ट्र आंसर दोगे, मुंबई ऑप्शन में हो तो मुंबई आंसर दोगे। ठीक है, मुंबई में आते हैं सबसे ज़्यादा लोग, इसीलिए महाराष्ट्र भी ऑप्शन में आ सकता है। तो सबसे पहला स्टेट जहाँ पे प्रवासी ज़्यादा आते हैं वो है महाराष्ट्र। दूसरा आप सभी को पता है यूनियन टेरेटरी है, वो है दिल्ली। अब दिल्ली में बहुत सारे यूपी से लोग, बिहार से लोग, पंजाब से लोग, हर एरिया के लोग आपको दिल्ली में देखने को मिलेंगे। भारत के हर कोने से दिल्ली में लोग रहते हैं, यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं, काम धंधे करते हैं। ठीक, तो दूसरे नंबर पे है दिल्ली। तो दो है मेन, तो पहला है मुंबई, सेकंड है दिल्ली। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद जो है गुजरात भी 3rd नंबर पे आता है और फिर है हरियाणा। आजकल हरियाणा में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रवास कर रहे हैं। तो ये तो वे स्टेट हैं 4 जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रवास करते हैं लोग। अब वे स्टेट कौन से हैं जहाँ से लोग ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें मेनली 2 स्टेट हैं, एक तो है यूपी, एक है बिहार। आप अपने एरिया में भी देखते होंगे यूपी और बिहार के बहुत सारे लोग आपको अपने आसपास दिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो अपने एरिया को छोड़ के इन एरिया में आए हैं अपने काम धंधों के लिए, नौकरी के लिए या किसी और वजह से। मेनली जो 2 स्टेट हैं यूपी और बिहार, यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं इन जगहों पे। और वो जगह कौन सी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, सबसे नंबर 1 पे है मुंबई, उसके बाद है दिल्ली, उसके बाद है गुजरात और फिर है हरियाणा। 2 तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, मुंबई और दिल्ली। आपसे यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बताओ भाई सबसे ज़्यादा प्रवास कहाँ पे लोग करते हैं, तो आप बताओगे मुंबई में करते हैं। अगर आपसे दूसरे नंबर पे पूछें तो वो दिल्ली में करते हैं। अगर आपसे पूछे किन राज्यों से करते हैं, यानी लोग छोड़कर कौन से राज्य को जाते हैं, यूपी और बिहार को छोड़कर अधिकतर लोग इन राज्यों में जाते हैं। क्लियर, तो ये बातें आपको याद रखनी है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात भी आई होगी कि भाई ये लोग अपने एरिया को छोड़ के क्यों जा रहे हैं, रीज़न क्या है इसका। तो इसके देखो 2 रीज़न होते हैं। पहला होता है पुश फैक्टर, दूसरा होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर को बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक और पुल फैक्टर को बोलते हैं अपकर्ष कारक। पुश और पुल, पुश का मतलब क्या है, आप धकेल रहे हो किसी को, यानी मजबूरी है भाई आना, है ना। मान लो वहाँ पे खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, खेती नहीं हो रही अच्छे से, ये रीज़न है वहाँ पे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं। मान लो कोई एरिया वहाँ पे बाढ़ ज़्यादा आती है तो वहाँ पे लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे पिएंगे, तो ये होते हैं हमारे पुश फैक्टर। मान लो किसी एरिया में लड़ाई हो गई, वहाँ के लोगों को फिर वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा जगह को, तो वो किसी जगह पर तो जाकर रहेंगे। तो ये पुश फैक्टर है, यानी मजबूरी है हमारी, खाना ना मिले, पानी ना मिले, कोई दिक्कत हो जाए, आर्थिक संकट आ जाए, रोज़गार ना मिले, ठीक है, मजबूरी हो, तो ये सारे होते हैं पुश फैक्टर, यानी कि हमें वो धकेल रहे हैं, मजबूरी में हमें अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ रहा है। दूसरे होते हैं पुल फैक्टर। ठीक है, पुल फैक्टर में क्या है, हम जब अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए जाते हैं, जैसे कि आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो। अब इंडिया में कुछ दिक्कत थोड़ी है यहाँ पे रहने में, पर यहाँ के लोग कहाँ जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं पढ़ने, यूरोप में जा रहे हैं पढ़ने और वहाँ पे रहने। तो वो क्यों जा रहे हैं, पुल फैक्टर की वजह से जा रहे हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एजुकेशन में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, उसके अलावा अच्छी नौकरी और ज़्यादा करना चाहते हैं, उन्हें लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, लग्जरी के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एजुकेशन के लिए, या और भी जो लाइफ की फैसिलिटीज़ होती है, एंटरटेनमेंट होता है, इन चीज़ों के लिए जब हम अपने एरिया को छोड़ते हैं, किसी दूसरे एरिया में जाते हैं, उसे बोला जाता है पुल फैक्टर। हिंदी में पुश फैक्टर को बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक
और पुल फैक्टर को बोलते हैं अपकर्ष कारक। तो दोनों आपको याद रखने हैं। पुश वो होते हैं जब आप मजबूरी में छोड़ के जाओ, और पुल वो होता है जब आप अपनी मर्जी से अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए छोड़ के जाओ। तो आपसे यहाँ से ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ भाई प्रवास के कारण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप यही बताओगे कि दो टाइप हैं, एक तो है पुश फैक्टर, एक है पुल फैक्टर। आओगे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आदमी अपने एरिया को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। देखो उसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप बताओगे एजुकेशन के लिए, फिर आप बताओगे नौकरी के लिए, फिर आप बताओगे गरीबी की वजह से, फिर आप बताओगे कि अच्छी फैसिलिटीज़ की वजह से, फिर आप बताओगे कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे खेती बहुत कम होती है तो उस एरिया के लोग भी उस एरिया को छोड़ के चले जाते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से, या प्राकृतिक कोई आपदा हो जाए उसकी वजह से, यानी नेचुरल डिजास्टर हो जाए, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ठीक कुछ भी हो गया, वहाँ पे लोगों को एरिया छोड़ के जाना पड़ता है। ठीक है, जैसे भारत में तिब्बत के लोग रहते हैं, अब वहाँ पे क्या हुआ था, चाइना ने अटैक कर दिया तो उन लोगों को मजबूरी में आना पड़ा ना यहाँ पे। और ऐसा ही हुआ था बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश वाली लड़ाई हुई तो बहुत सारे बांग्लादेशी लोग यहाँ पर आए भाग के भारत में, उन्होंने यहाँ पे शरण ली। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती हैं जब लोगों को अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ता है। उसके अलावा पैसा कमाने, रोजगार की तलाश में, एंटरटेनमेंट के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, अच्छी सुविधाओं के लिए लोग अपने एरिया को छोड़ते हैं। तो यही सारे पॉइंट आपको बताने हैं। तो मेनली आपको ये पता होना चाहिए, बस अगर आप जनरली भी सोचोगे तो आपके दिमाग में ये बातें आएंगी सारी, कि आप भी अगर कहीं पे जाना चाहते हो तो क्यों जाना चाहते हो अपने एरिया को छोड़ के, क्योंकि आपको फैसिलिटीज़ चाहिए ज़्यादा। तो हमेशा ही लोग अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं। तो ये टाइप आप दो याद रखना, बिल्कुल सिंपल है। पुश फैक्टर यानी मजबूरी में जा रहे हो जब आप, पुल फैक्टर जब आप अपनी बेहतरी के लिए, अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो दो ही टाइप हैं माइग्रेट करने के। अब है हमारा लास्ट टॉपिक कि जो ये माइग्रेशन होता है, प्रवास होता है, इसके परिणाम क्या होते हैं, इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं। सबसे पहले आर्थिक परिणाम, यानी कि पैसे से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस होते हैं। देखो अगर आप किसी भी देश में जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको कुछ पहले रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करनी होती है। जैसे मान लो आपको अमेरिका में जाना है पढ़ने के लिए, तो आपको सबसे पहले वहाँ का वीज़ा लेना होगा, उसकी कुछ फ़ीस लगेगी। आप अगर एक स्टूडेंट की तरह जा रहे हो तो आपको वहाँ पे फ़ीस पे करनी पड़ेगी अपने इंस्टीट्यूट की, अपने कॉलेज की। उसके अलावा आपको वहाँ पे इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, उसके पैसे अलग से लगेंगे। आपको वहाँ पे कुछ टैक्स देना पड़ेगा, उसके पैसे अलग से लगेंगे। ठीक है, यानी कि जब आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो तो आपको क्या है, वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं। तो जिस भी देश में आप गए उसके पास तो विदेशी करेंसी आई ना, उसके पास पैसा आया ना। तो ऐसे होता है, जब भी एक देश के आदमी दूसरे देश में जाते हैं पढ़ने के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे फ़ीस लगती है, टैक्स लगता है, यानी पैसा लगता है। तो उस देश के पास पैसा पहुँचता है। मान लो इंडिया में अगर कोई आता है, मान लो अफ्रीका से बहुत सारे लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे जो है फॉरेनर्स पढ़ते हैं, तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहे हैं, उनके देश का पैसा भारत में आ रहा है ना। तो ये है इसका आर्थिक परिणाम कि एक देश की करेंसी दूसरे देश में जाती है जब आप कहीं पे माइग्रेट करते हो। तो जब भी किसी सिटी में, किसी स्टेट में या किसी देश में आप जाते हो तो वहाँ पे पैसा जो है आप लेकर जाते हो, आपका पैसा लगता है वहाँ पे। तो जहाँ पर भी आप गए उसको पैसे का फ़ायदा होता है। यही आर्थिक परिणाम कि एक देश को दूसरे देश से आर्थिक फ़ायदा होता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। अब आपको यहाँ पे 3 स्टेट याद रखने हैं मेनली, जो कि आज के टाइम पे इंडिया में इसी चीज़ से पैसा कमा रहे हैं, यानी कि बाहर से लोग यहाँ पे आ रहे हैं और वहाँ उन स्टेट्स को पैसा मिल रहा है। सबसे पहले है पंजाब, केरल और तमिलनाडु। ये 3 वो स्टेट हैं जहाँ पे आज जो है बहुत सारा पैसा वो कमा रहे हैं प्रवासियों की वजह से, यानी बाहर से आने वाले लोगों की वजह से। तो आपको बस यही याद रखना है, इंटरनेशनली कौन कहाँ पे जा रहा है हमें नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक का नाम ही क्या है हमारी, भारत। ठीक है, भारत की इकोनॉमी, भारत का भूगोल, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं हम इसमें। वर्ल्ड वाली तो फर्स्ट बुक थी, वो हमने कवर कर ली। इसमें हमें सिर्फ भारत के स्टेट पता होने चाहिए जिनको कि प्रवास से पैसा मिल रहा है। तो वो है हमारा पंजाब, केरल और तमिलनाडु। ये 3 वो स्टेट हैं जो कि आज के टाइम पे पैसा कमा रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे थे हम, आर्थिक परिणाम। अब देखो दूसरा पॉइंट, जनांकिकीय परिणाम, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसमें कैसे चेंज हो रहा है। तो देखो अगर एक एरिया के आदमी दूसरे एरिया में जाएंगे तो क्या होगा, मान लो सिंपल सी बात है, अगर किसी गांव के पुरुष अगर बाहर काम करने गए, उस एरिया के पुरुष कम हो गए ना, क्योंकि वो तो दूसरी जगह पे चले गए, और जिस जगह पे वो गए वहाँ पे पुरुष ज़्यादा हो गए। तो जनसंख्या में ऐसे उल्टा सीधा हो रहा है सब कुछ।
ठीक है। रेशो जो होता है, सेक्स रेशो, वो बदल रहा है, मेल कहीं पे ज़्यादा हो रहे हैं, कहीं पे फीमेल ज़्यादा हो रही हैं, तो ये उल्टा सीधा काम हो रहा है सारा। अगर सिंपली आप एग्जांपल लेते हो किसी यूपी के गांव से, जो वहाँ के लड़के हैं वो काम करने के लिए दिल्ली में आ गए, अब दिल्ली में वो आ गए, यहीं पे रहने लगे, यहीं पर उन्होंने शादी कर ली, यहीं पर उन्होंने परिवार बसा लिया, तो इससे क्या हुआ, कंपोजिशन खराब हो रहा है ना जनसंख्या का। तो यही था जनांकी के परिणाम, ठीक है, कि पॉपुलेशन में चेंज होना। वहाँ पे सिर्फ औरतें ज़्यादा हो गई और यहाँ पे क्या हो गया, फिर पुरुष ज़्यादा हो गए, तो इससे क्या है, संतुलन बिगड़ रहा है। दूसरी बात, जो गाँव के होशियार बच्चे होते हैं वो गाँव में नहीं रहते। अगर गाँव में कोई जीनियस बच्चा है, पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, तो उसे पढ़ने के लिए शहर भेजते हैं, वो शहर में भी अच्छा करता है तो उसे पढ़ने के लिए दूसरे देशों में भेजते हैं। कितने सारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आज अमेरिका में हैं, इंडियन है, और वो गाँव से निकले हुए बच्चे हैं, तो वो गाँव में जो करते वो आज वो कहाँ पर कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, गांव की जो शिक्षा थी, गांव के जो बच्चे थे, गांव का जो टैलेंट था, वो कहाँ चला गया, किसी दूसरे एरिया में चला गया। तो ये एक नेगेटिव परिणाम है किसका, प्रवास होने का, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। उसके अलावा रोजगार के अवसर कम होते हैं। मान लो जो बिहार के लोग दिल्ली में आ गए, ठीक है, या दिल्ली के लोग कहीं और चले गए, तो जहाँ पे भी वो जाते हैं तो वहाँ से क्या होगा, जिस जगह पे वो गए वहाँ पे जनसंख्या बढ़ेगी, तो रोजगार के अवसर कम होंगे। इसका एक एग्जांपल है असम। असम में एक बार बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, वहाँ के सभी स्टूडेंट्स ने एक आंदोलन किया था बाहरी लोगों के खिलाफ। जो भी बाहर से लोग आकर असम में बसे हैं उनको भगाया था, मारा पीटा गया था और बहुत तगड़े तरीके से आंदोलन भी किया था, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ था असम में, असम में जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई 1971 में, तो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग भाग भाग कर असम में आ गए, और ऐसी सिचुएशन हो गई असम के लोगों के सामने कि नौकरी में असम के लोगों से ज़्यादा बांग्लादेशी दिखने लगे, हर चीज़ में उनको बेनिफिट मिलने लगा। तो असम की जो जनसंख्या थी वो तो कम हो गई और बांग्लादेशी वहाँ पे ज़्यादा हो गए। तो असम के लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था कि इनको वापस भेजो भाई, ठीक है, और आज तक ये चीज़ें चलती हैं। तो अगर किसी एरिया में जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, रोज़गार के अवसर यानी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाता है, ठीक है, लोग जो है बेरोज़गार ज़्यादा होते हैं। अब दिल्ली में आप देखते हो कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे लोग हैं, तो यहाँ पे वैकेंसीज़ वगैरह बहुत कम निकलती हैं। जो ओरिजिनल दिल्ली के आदमी हैं उनको भी बहुत कम काम मिलता है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे काम कम मिलेगा। अब अमेरिका, कनाडा जैसे जो देश हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इस वजह से ही वहाँ पे रोज़गार जो है उनकी फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। वहाँ पे अगर आप इंडिया से अगर वहाँ जाते हो तो आपको इजीली वहाँ पे कोई भी जॉब मिल जाएगी, पर इंडिया में आपको इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम होती जा रही हैं। तो जब जनसंख्या एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वहाँ की नौकरियों पे, वहाँ के रोज़गारों पे प्रभाव पड़ता है। अब देखो आप तीसरा प्रभाव है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। अब जब एक जगह से लोग दूसरी जगह पे जाएंगे तो कल्चर को तो प्रभावित करेंगे ही, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अगर बांग्लादेश के लोग असम में आए हैं तो वहाँ पे उनका कल्चर, उनके त्यौहार वो मनाएंगे भी, तो वहाँ का असम का जो ओरिजिनल कल्चर था वो तो प्रभावित होगा। अगर यूपी, बिहार के लोग दिल्ली में आ रहे हैं तो दिल्ली में उनके त्यौहार मनाए जाएंगे और दिल्ली के जो त्यौहार थे वो भी मनाए जाएंगे, तो क्या होगा, इससे कल्चरल एक्सचेंज होगा। दूसरे स्टेट के आए हुए लोग किसी दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो शादी भी करेंगे, ठीक है, उनकी फैमिली भी बनेगी, तो इससे क्या होगा, कल्चरल एक्सचेंज होगा। तो धर्म, रीति रिवाज, त्यौहार, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं प्रवास की वजह से। एक एग्जांपल आप देखो, दिल्ली के स्कूल्स में जो है छठ पूजा की आज के टाइम पे हॉलीडे होती है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे छठ पूजा मनाने वाले आपको जनसंख्या मिलेगी। तो आज दिल्ली का ही त्यौहार बन चुका है छठ पूजा, जो कि पहले दिल्ली का त्यौहार नहीं होता था। ये किस वजह से हुआ है, कल्चरल एक्सचेंज की वजह से हुआ है, सांस्कृतिक बदलाव हुआ है ये। अगर आपको मैं इंटरनेशनल एग्जांपल दूं तो कनाडा जो देश है वहाँ पे पंजाबी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे कोई भी पंजाबी फेस्टिवल होगा, वहाँ पे जो पंजाबी हैं, जो सिख लोग हैं, वो उन त्योहारों को मनाते हैं अपने गुरुद्वारों में, हर जगह पे, ठीक है, धार्मिक जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं। और सबसे बड़ा एग्जांपल आप देखते हो भारत में कि आपकी जो है जो न्यू ईयर है उस पर भी छुट्टी होती है, उसके अलावा जो क्रिसमस डे होता है उस पर भी छुट्टी होती है। आज के टाइम पे जो क्रिसमस डे है वो आपका बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका खुद का ही त्यौहार हो, है ना। तो ऐसे ही कल्चरल एक्सचेंज होते हैं बहुत सारे।
तो जब भी एक जगह से लोग दूसरी जगह जाएंगे, प्रवास करेंगे, तो वहाँ पे कल्चर भी चेंज होता है, धर्म भी चेंज होता है, रीति रिवाजें भी बदलती हैं, त्यौहार भी बदलते हैं, हर एक चीज़ में आपको चेंज देखने को मिलता है। जब एक जगह से आदमी दूसरी जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे शादी वगैरह भी वो करते हैं, तो शादी के रूल्स में भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। पहले के टाइम पे एक ही पर्टिकुलर एरिया में लोग शादी करना पसंद करते थे, पर आज के टाइम पे आप देखते हो अलग अलग स्टेट्स में भी शादी होती है, क्योंकि लोग आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। आपस में प्रवास होने की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की वजह से अलग अलग एरिया में शादी होती है। आज के टाइम पे कोई पंजाब का लड़का साउथ में भी शादी कर रहा है, साउथ के लोग दिल्ली में भी शादी करते हैं, यानी कि हर एक स्टेट में जो है कल्चरल एक्सचेंज होता है, शादियाँ होती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ भी प्रवास की वजह से हुई है, पहले ऐसा नहीं होता था। अब है हमारा आखिरी पॉइंट, वो है पर्यावरणीय परिणाम, यानी कि इन्वायरमेंटल रिजल्ट या इन्वायरमेंट के जो अफेक्ट हुए वो क्या हुए। आप सभी को पता है जब एक जगह पे आदमी ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या क्या दिक्कत हो सकती है पर्यावरण में। हर तरीके का पोल्यूशन फैलेगा, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, चाहे वाटर पोल्यूशन हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन हो, किसी भी टाइप का पोल्यूशन हो, अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो पोल्यूशन फैलेगा ही। अब दिल्ली में भीड़ ज़्यादा है तो यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो एरिया खाली होगा वहाँ पे पोल्यूशन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी भीड़ उतने व्हीकल्स, उतना धुआं, उतनी और सारी चीज़ें, तो हर चीज़ बढ़ेगी, कूड़ा करकट बढ़ेगा। तो ये सारी पर्यावरणीय परिणाम है। देखो क्या क्या, तीनों टाइप का प्रदूषण बढ़ेगा, चाहे वो जल हो, चाहे वायु हो, चाहे सॉइल हो। उसके अलावा छोटी छोटी कॉलोनी बनेंगी, और जैसे मुंबई में चोल होती हैं वैसी वैसी बिल्डिंग्स बनेंगी, बहुत ही कम कम जगहों पे लोगों को रहना पड़ेगा। तो ये सारे पर्यावरणीय चेंजेस होंगे प्रवास करने की वजह से। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, ज़मीन कम हो जाएगी, ज़मीन कम होगी तो छोटे छोटे घर बनाने पड़ेंगे, ठीक है, चोल जैसी जगह बनानी पड़ेंगी, गंदगी फैलेगी, कूड़ा करकट फैलेगा, प्रदूषण फैलेगा। ये सारे एनवायरनमेंट में चेंजेस होंगे, ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। आपसे पूछ सकते हैं पर्यावरण में क्या क्या चेंजेस होते हैं प्रवास करने की वजह से, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। इस चैप्टर की हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करने के साथ ही जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि इसी से आपके पास नोटिफिकेशंस जाएंगे। मैंने आपको इस चैनल पे आपका पूरा सिलेबस कवर कराया है। मैंने आपको पहले तो ऐसे चैप्टर समझाया अच्छे से, एनिमेशन के साथ आपको चीज़ें दिखाई हैं। उसके बाद मैंने आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, या जो भी आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे करवाए हैं। उसके साथ साथ जो सैम्पल पेपर्स हो सकते हैं, यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो कराए हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए हैं, मैप वर्क जो होता है वो भी कराया है। यानी कि आपके सिलेबस में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है ना, मैंने सब कुछ कराया है। मैंने तैयारी कर ली है आपको एग्जाम में टॉप करवाने की। आप भी अपनी कमर कस लो, अच्छे से चैप्टर्स को देखो, वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर देखो, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। बस आप वीडियोस को देखते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहो। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।